Hello, Ambivers. This is Tushar Patel, your physics expert, and welcome on Ambive. So, कैसे हैं आप सभी? How you all क्लास 11 के स्टूडेंट्स? आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स। जी हाँ, हम आज वेक्टर्स के बारे में जानेंगे, वेक्टर्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि वेक्टर्स की जरूरत क्या पड़ी, कौन सी ऐसी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज और उसमें से वेक्टर कैसे अलग है, क्योंकि आप फिजिक्स के सारे चैप्टर्स में इस टॉपिक को पाओगे। एवरी चैप्टर इन फिजिक्स विल हैव सम क्वांटिटीज व्हिच विल बी वेक्टर इन नेचर। सो इसीलिए आपको वेक्टर्स के बारे में डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। तो दिस सेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ डिटेल्ड आइडिया ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं, वेक्टर्स को कैसे लिखा जाता है, हाउ वेक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज लाइक रेशियो, स्केलर, टेंसर, फेजर, इनसे वेक्टर्स अलग कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस क्लास विद माय इंट्रोडक्शन। मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स एक्सपर्ट। इट्स बीन मोर देन 7 years now that I've been teaching physics for class 9, 10, 11, 12 JEE NEET students. And now I'm here to make you guys fall in love with this subject. Come on, are you guys ready for it? Here we go. ये देखो, ये है हम आज फिजिकल क्वांटिटीज सारी समझेंगे, इसीलिए मैं इस टॉपिक को आपको कवर करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज हम ये पढ़ चुके हैं, वी ऑल शुड बी नोइंग। ओके, फिजिकल क्वांटिटी में दो वर्ड्स है, एक है फिजिकल, दूसरा है क्वांटिटी। क्वांटिटी की बात करते हैं। व्हाट इज क्वांटिटी? एनीथिंग दैट वी कैन सी, दैट वी कैन टच, दैट वी कैन फील, दैट वी कैन हियर इज क्वांटिटी। हर वो चीज एक क्वांटिटी है, लेकिन उसमें से जिस चीज को मेजर कर पाए वो है फिजिकल क्वांटिटी। ऑब्वियसली लेंथ कैन बी मेजर्ड, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। टाइम कैन बी मेजर्ड, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, फोर्स कैन बी फेल्ट, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एंगर, लव, दिस कैन नॉट बी मेजर्ड, सो इसीलिए वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। समझ में आ गया? ये सिर्फ क्वांटिटी कह सकते हो आप, बट फिजिकल क्वांटिटी वो नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिन्हें मेजर कर सकता है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को आप यूनिट डायमेंशन में डिराइव्ड क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसे डिवाइड तो करते हो। वो आपने उस क्वांटिटी के क्वांटिटी को हमने कुछ किसी को बेसिक बोल दिया, उसमें से कौन कौन डिराइव होते हैं उस हिसाब से किया। हम यहाँ वो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज के नेचर के हिसाब से देखेंगे कि ऐसी सारी क्वांटिटीज को इस हिसाब से डील करना पड़ता है, इन सारी क्वांटिटी को ऐसे डील करना पड़ता है, इन क्वांटिटीज को ऐसे डील करना पड़ता है। तो उनके नेचर के हिसाब से, उन क्वांटिटीज के बिहेवियर के हिसाब से हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज को ब्रेक डाउन करेंगे। समझ में आ गया? सो फिजिकल क्वांटिटीज को हम समझेंगे बहुत डिटेल में। कुछ क्वांटिटीज होती है रेशियो, कुछ होती है स्केलर, कुछ होती है वेक्टर, कुछ होती है टेंसर और कुछ होती है फेजर। तो आज हम उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे। यूजुअली बुक्स में आपको सिर्फ स्केलर और वेक्टर ही बताते ना, मैं पूरा बताऊंगा आपको। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज है रेशियोज। रेशियो का सिंपल सा मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे अभी तक। रेशियो मतलब डिवीजन, डिवीजन ऑफ वन क्वांटिटी टू दी सेकेंड क्वांटिटी, इसी को हम बोलते हैं रेशियो, राइट। अब आप बोलोगे सर ठीक है, डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज, ओके सर, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम सर डेंसिटी। डेंसिटी इज नॉट अ रेशियो मैन। रेशियो ये है जहां पे ऊपर और नीचे सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, यानी कि ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट, दोनों है अलग अलग चीज की स्पीड ऑफ लाइट, या दोनों है अलग अलग वैल्यूज, बट बोथ आर स्पीड ऑफ लाइट ओनली, बोथ आर स्पीड ओनली। ये भी स्पीड, ये भी स्पीड। ऊपर स्पीड का यूनिट जो भी होगा, नीचे भी स्पीड का यूनिट जो भी होगा, यूनिट कैंसिल हो जाएगा ना। तो ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, तो अल्टीमेटली दिस क्वांटिटी बिकम्स यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, नीचे वाली क्वांटिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड गेट्स कैंसिल विद मीटर पर सेकेंड, अल्टीमेटली बचेगा कुछ नहीं, और it will have no unit. So this quantities with the same quantity का division उन्हें ही हम कहते हैं ratio. Ratios are the physical quantity of the division. Ratios are the physical quantity which are division of the same two quantities. Same quantity. तो आप ऊपर स्पीड रखिए, नीचे भी स्पीड रखिए लाइट की, तो आपको मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट्स अ रेशियो। ऊपर आप रखिए डेंसिटी ऑफ द मीडियम, नीचे आप रखिए डेंसिटी ऑफ द वाटर, तो आपको मिलेगा रिलेटिव डेंसिटी, वो भी हो गया। ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, इज अ रेशियो ऑफ द टू सेम थिंग।
आप ऐसी तरह से आप रख सकते हैं स्ट्रेन ऊपर लेंथ नीचे, ऊपर चेंज इन लेंथ नीचे लेंथ, अल्टीमेटली ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। याद रहेगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, तो फिजिकल क्वांटिटीज आर द रेशियोज ऑफ टू सेम क्वांटिटी। याद रखिए इस चीज को, ये बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा आपको। ठीक है, रेशियोज क्या होता है, रेशियो इज अ डिवीजन ऑफ द टू सेम फिजिकल क्वांटिटी। स्ट्रेन इज एन एग्जांपल, रिलेटिव डेंसिटी इज एन एग्जांपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये सारे एग्जांपल्स हैं उन क्वांटिटी के जो रेशियो है। यानी कि ये है तो अल्टीमेटली डिवीजन, बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम ही फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर वो दो अलग हुई, जैसे मास और वॉल्यूम सेम नहीं है लेकिन इनका डिवीजन हुआ, तो एक क्वांटिटी तो बनेगी ना, डेंसिटी। तो क्या डेंसिटी रेशियो है, बट इसको इस रेशियो में नहीं गिनेंगे। इट इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी नाउ। यस गाइस, इट इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें आप कोई भी क्वांटिटी को सिर्फ उसकी वैल्यू से रिप्रेजेंट कर पाओ और सामने वाला सब समझ जाए। आप मुझे बताओगे सर अभी 5 सेकेंड बाकी है, 5 सेकेंड में मुझे ये नहीं समझना है 5 सेकेंड राइट में बाकी है, 5 सेकेंड लेफ्ट में बाकी है, 5 सेकेंड अपवर्ड बाकी है, 5 सेकेंड डाउनवर्ड बाकी नहीं यार। 5 सेकेंड मींस 5 सेकेंड एवरीवेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। सो फॉर दैट रीजन हम बात करते हैं इसको इस तरह से कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली एक्सप्लेन भी किया जा सकता है और सिर्फ मैग्नीट्यूड से इनको कंप्लीटली डिस्क्राइब भी किया जा सकता है या समझा भी जा सकता है। समझ में आ गया? सो अ स्केलर क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली यूजिंग मैग्नीट्यूड ओनली। समझ में आ गया? एग्जांपल्स आर डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, वॉल्यूम। मास, इसका मास 5 kg है, इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 ही होगा, तो मास विल ऑलवेज रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। राइट? टाइम, कहीं पे भी देखो टाइम राइट लेफ्ट ऊपर नीचे नहीं होता है, टाइम रिमेन्स टाइम, इट डज नॉट चेंज विद द स्पीड, इट डज नॉट चेंज विद डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। समझ में आ गया? आई होप आपको समझा। स्केलर इज वेरी इजी। अब तक आप जो भी चीजों को पढ़ते आए हो, जितनी भी बार आपने फोर्स को किसी भी चीज को ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, आपने हर बार उनको स्केलर बना के ऐड सब्ट्रैक्ट किया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। आप उसका डायरेक्शन पार्ट नहीं लेते थे, तो अभी तक आप जो भी नंबर्स के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते थे, ये सब स्केलर क्वांटिटीज में होता है। यानी कि 2 + 5 7, ये स्केलर क्वांटिटी है जिसको आपने ऐड किया। 2 kg + 5 kg 7 kg। देखो स्केलर क्वांटिटीज नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो करते जो बचपन से अभी तक पढ़ते आए हो। समझ में आ गया? सो इसीलिए इतना टेंशन की बात नहीं है। स्केलर वैसी क्वांटिटीज है जो नॉर्मल अलजेब्रा से काम करती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, वेक्टर्स के पास जाते हैं। वेक्टर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं है, यू विल रिक्वायर डायरेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी एज वेल। आपको उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, ये दोनों चाहिए, और उसके बाद में आप उसको वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन करोगे। समझा कि नहीं समझा? तो आप उसका वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि सिंपल सा बात है कि कोई क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, क्या वो हर बार वेक्टर है? जरूरी नहीं, वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो करनी चाहिए। और ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर्स लॉ, ये जो होता है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, ये जरूरी नहीं हमेशा कि ये वेक्टर हो, क्योंकि फॉर बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी दे हैव टू फॉलो वेक्टर्स लॉ ऑफ अलजेब्रा। क्या फॉलो करना पड़ता है? वेक्टर्स लॉ ऑफ अलजेब्रा। इसीलिए हम इसे याद रखेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन और वेक्टर्स लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, उसी को हम बोल सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया? फोर्स, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होगा, आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, but 5 Newton where? It is very important because 5 Newton here is going to give you different effect, 5 Newton here is going to give you different effect, 5 Newton here is going to be different effect, right? So forces in different direction gives you a different effect, that is why it is a vector quantity. Force अलग अलग डायरेक्शन में उसकी वैल्यू बदल सकता है, उसका इफेक्ट बदल सकता है कंप्लीटली, इसीलिए हम उसको डायरेक्शन के साथ डील कराते हैं, और that's the reason why force is a vector quantity. Similarly all these quantities require direction along with itself to describe itself completely. ठीक है, अब
क्या हर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो वो वेक्टर होगा? जरूरी नहीं, जैसे मैंने बताया कि वो उसको वेक्टर्स लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल करंट जो है और प्रेशर जो है, प्रेशर आप दबाते हो किसी चीज को तो एक डायरेक्शन में प्रेशर दोगे ना, ये देखो प्रेशर है बट उसके पास डायरेक्शन भी है, शायद फोर्स का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन प्रेशर का भी है, लेकिन स्टिल वो वेक्टर नहीं है। क्यों? इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। उसके बाद आपके पास है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो आपने कितनी बार पढ़ा है, करंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। करंट हैज अ डायरेक्शन but it is not a vector quantity because having a direction is not a criteria. It is not just only, sorry, it is not the only criteria for being a vector quantity. Vector होने के लिए उसको vectors law को follow करना पड़ेगा, and there are so many physical quantity that do not follow vectors law of algebra, so they are not vectors anymore. Okay, ये वेक्टर्स के बारे में बेसिक समझ गया। मैं आपको वेक्टर्स कैसे लिखा जाता है उसके बारे में भी समझाऊंगा, लेकिन इसके अलावा दूसरी टाइप्स की कुछ क्वांटिटी है उसके बारे में पहले बता दूं। ठीक है, आपके लिए पहले ये क्विज है, जवाब दीजिए इसका। Which of the following physical quantities is a scalar quantity? कौन है इनमें से स्केलर? टेम्परेचर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। एंड द ऑब्वियस आंसर गोज फॉर दिस इज टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। सो आप इसका सोल्यूशन देख लीजिए। अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है, विल गो अहेड। नेक्स्ट इज टेंसर क्वांटिटी। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, जल्दी करके। टेंसर क्वांटिटीज एक्चुअली ना हम रियल में जब हम आगे जाके फिजिक्स पढ़ेंगे मास्टर्स में, हायर स्टडीज में, तब आपको बताया जाएगा स्केलर और वेक्टर करके कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। देयर आर ओनली क्वांटिटीज कॉल्ड एज टेंसर, और ये टेंसर के पास रैंक होता है। क्या होता है बेटा? टेंसर क्वांटिटीज हैव रैंक। अगर कोई टेंसर का रैंक 0 है, 0 रैंक मतलब हो गया मैग्नीट्यूड तो कंपल्सरीली है उसके पास, प्लस 0 रैंक का मतलब हो गया 0 डायमेंशनल डायरेक्शन। 0 डायमेंशनल डायरेक्शन याद रहेगा, उसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट 0 डायमेंशनल डायरेक्शन है। ठीक है, 0 डायमेंशनल डायरेक्शन सर कुछ अजीब सी बात लग रही है, समझ नहीं आ रहा है। देखिए मैग्नीट्यूड तो है ही, 1 डायमेंशन मतलब एक डायरेक्शन अलोंग द लाइन, 2 डायमेंशन मतलब एक ये एक्सिस एक ये एक्सिस, ये प्लेन बन गया। 3 डायमेंशन मतलब ये एक एक्सिस ये एक एक्सिस ये एक एक्सिस, पूरे सर प्लेन में आ गया, स्पेस में आ गया। समझ में आ गया कि नहीं? तो आप इस तरह से बोलोगे कि मैग्नीट्यूड प्लस 0 डायमेंशनल डायरेक्शन गिव्स यू रैंक 0। 0 डायमेंशनल डायरेक्शन सर 3 डायमेंशन 3 एक्सिस, एक हटा दो 2 डायमेंशन बचा, ये प्लेन, 2 वापस दूसरा भी हटा दिया, एक ही बचा 1 डायमेंशन, इसको भी हटा दो 0 डायमेंशन बचेगा ना, दैट इज अ पॉइंट। पॉइंट हैज नो डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस 0 डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस नो डायरेक्शन गिव्स यू व्हाट? इट गिव्स यू अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जी हाँ, टेंसर्स में जिनका रैंक 0 होता है उन्हीं को हम स्केलर क्वांटिटी बुलाते हैं। समझ में आ गया? इसलिए हम उनको स्केलर बुलाते हैं। टेंसर का एक और रैंक होता है, टेंसर का मतलब रैंक कई सारे हो सकते हैं, बट टेंसर का रैंक अगर 1 हो तो इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड है प्लस 1 डायमेंशनल डायरेक्शन है। ये 1 डायमेंशनल डायरेक्शन, फोर्स 1 डायरेक्शन, वेलोसिटी विल हैव 1 डायरेक्शन। सो हर किसी के पास जो यूजुअली 1 डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है, आप ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हो वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो रैंक 1 ऑफ टेंसर आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। तो टेंसर में रैंक 0 है जिसके पास वो है स्केलर, टेंसर में रैंक 1 है जिसके पास वो है वेक्टर। तो टेंसर क्वांटिटी किसी के पास अगर रैंक 2 वाली है तो वो एक्चुअली में अब यहाँ पे हमारे लिए टेंसर है, क्योंकि रैंक 0 को हम स्केलर बोल दिए, रैंक 1 को हम वेक्टर बोल दिए, तो रैंक 2 को हम टेंसर बोलेंगे अभी। तो ये क्वांटिटीज कुछ खास है, मतलब सेम ही बॉडी पे डायरेक्शन भी सेम रखो लेकिन ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी बदल जाएगा ना, तो इट विल चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। समझ में आ गया? सेम बॉडी का डिफरेंट ओरिएंटेशन में सेम डायरेक्शन में भी अलग अलग इफेक्ट होता है। ऐसी क्वांटिटीज को हम टेंसर बोलते हैं। इट विल हैव मल्टी डायमेंशनल डायरेक्शंस नाउ, it will have two plane, it will have planar direction,
इट विल हैव डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस इन डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो ऐसी कुछ खास क्वांटिटीज आपको याद रखना है, एक है रेडियस वेक्टर, एक है स्ट्रेस और एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और भी है बट ये तीन आपको एग्जाम के लिए याद रख लेनी है। ये टेंसर क्वांटिटीज जो होती है इनको आप ऐसे समझ सकते हो, ये तीन के बारे में बात कर लो, स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंडक्टिविटी। आप इसके स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हो। कंडक्टिविटी मैं इसके एग्जांपल से आपको बताता हूं। चलो स्ट्रेस के एग्जांपल से बात करते हैं, तीनों की बात कर लेते हैं ना एक एक करके। स्ट्रेस क्या है? किसी भी बॉडी को अगर आप कंप्रेस करने की ट्राई करोगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट होगा ना। बॉडी अपने आप को ऐसे थोड़ी दबाने देगा। तो आप इस बॉडी को ऐसे खींचोगे तो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, इस बॉडी को ऐसे खींचोगे तो अलग रिस्पॉन्ड करेगा, ऐसे करोगे तो अलग रिस्पॉन्ड करेगा। सो आप सेम बॉडी को अलग ओरिएंटेशन से स्ट्रेस दोगे तो वो अलग रिस्पॉन्ड करेगा ना यार। सो फॉर दैट रीजन स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अपोजिशन टू रोटेशन। आप इस बॉडी को ऐसे रोटेट करोगे तो अलग अमाउंट ऑफ, अलग इजी होगा रोटेट करना, ऐसे रोटेट करोगे तो डिफिकल्ट होगा रोटेट करना, ऐसे बीच में से उसके भी रोटेट करोगे तो अलग अमाउंट ऑफ एफर्ट्स लगेगा रोटेट करने के लिए, उसको ऐसे रोटेट करोगे तो देखो और डिफिकल्ट हो गया रोटेट करने के लिए। सो रोटेशन भी अलग अलग ओरिएंटेशन में अलग अलग अपोजिशन देता है विच इज कॉल्ड एज इनर्शिया देता है। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी टेंसर क्वांटिटी है। फिर बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी की बात होगी, रेजिस्टिविटी की बात होगी तो पहले रेजिस्टेंस और करंट को समझिए। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका रेजिस्टेंस बताइए तो आप बोलोगे सर इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी रो कंडक्टिविटी, एल ऐसी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो यहां होगा एल बाई ए। ये फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। अब बोलोगे सर रॉन्ग कैसे? अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, जी हाँ, आप अब तक में सिलिंड्रिकल कंडक्टर लेते थे, याद करिए सिलिंड्रिकल कंडक्टर, इसमें करंट ऐसे ही फ्लो करता था इसलिए आप लेंथ भी ऐसे ले लेते थे। तो ये एल ऐसे क्यों लिया आपने? क्योंकि यहां करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो आप इसी डायरेक्शन में लेंथ को ले पाओगे और यहां लेंथ ये वाली आ जाएगी। जहां करंट होगा उसकी लेंथ और उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया आएगा। तो ऊपर करंट फ्लो कर रहा होगा इस कंडक्टर में ऐसे, तो ये लेंथ होगी और ये वाला एरिया आप लोगे यहां पे। तो अलग अलग डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करेगा तो इट विल हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी एज वेल ना। यहां पे और यहां पे अपोजिशन सेम है क्या? नो वे। सो दैट इज व्हाई रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी दे आर ऑब्वियसली नॉट सिंपल वेक्टर, सिंपल मैग्नीट्यूड, सिंपल स्केलर और सिंपल वेक्टर नहीं है, दे आर टेंसर क्वांटिटीज, राइट। चलिए अब है फेजर क्वांटिटीज के बारे में डिस्कशन। फेजर क्वांटिटी हम उन्हें कहते हैं कि जो बहुत सारे फेजेस में होती है, जिसकी वैल्यू सेम डायरेक्शन रखने के बाद भी बदल सकती है। मतलब एक ही क्वांटिटी की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे वेव्स वाली बात करते हैं, और ये वेव है, ये वेव में कोई पार्टिकल की पहले हाइट इतनी है, किसी की इतनी, किसी की इतनी, किसी की इतनी, देखो अलग अलग हाइट है ना, यहाँ इतनी इतनी बढ़ रही है, कम हो रही है। कोई एक ऐसी क्वांटिटी भी होती है जैसे एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट की वैल्यू बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी, वापस जीरो होगी, वापस मिनिमम होगी, फिर वापस जीरो होगी। तो ऐसे काफी सारी क्वांटिटीज है जो ऐसे वेव नेचर में बिहेव करती है। अब इसको पढ़ना डिफिकल्ट होता है तो हम क्या करते हैं कि इस वेव को ऐसे घड़ी के रोटेट करते हुए कांटे के जैसे कर लेते हैं। जितने टाइम में कोई एक चीज ऐसा एक वेव कंप्लीट करेगी उतने ही टाइम में ये घड़ी का कांटा एक सर्कल कंप्लीट करेगा। दे दिया आपने सेम टाइम पीरियड दोनों को। अब जितने टाइम में ये आधा वेव कंप्लीट करेगी उतने ही टाइम में ये आधा सर्कल कंप्लीट करेगा। जितने टाइम में ये आधी वेव कंप्लीट होगी उतने टाइम में यहां से नीचे वाला आधा सर्कल कंप्लीट होगा। अरे आपको पता है ना, अपने साइन वेव है ये साइन वेव है। और आपने साइन थीटा कैसे निकाला था? साइन थीटा आप ट्राइंगल बना दूं अगर मैं यहां पर, तो साइन थीटा कैसे निकालते थे? अपोजिट जो होता था उसकी वैल्यू को बोलते थे ना साइन थीटा। यानी कि अगर ये एक ट्राइंगल हो तो इस ट्राइंगल में इसको आप y बोलते थे और ये y ही तो था साइन थीटा। जी हाँ, साइन थीटा क्या था? y अपोजिट अपॉन हाइपो, तो y बाई आर, तो y की वैल्यू ही r साइन थीटा थी बेटा। और ये वैल्यू ही अलग अलग है। देखो ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के ये लिए ये हो गई हाइट, तो यहाँ ये हाइट रही। फिर 60 डिग्री के लिए ये हाइट हो गई तो यहाँ ये हाइट रही। फिर 90 डिग्री के लिए ये हाइट हो गई, ये रही। फिर 120 डिग्री के लिए ये हो गया हाइट, है ना। इस ट्रायंगल का हाइट ये है ना, समझ में आ गया।
तो आपने यहाँ पे इसको ले लिया। फिर आप देखोगे ध्यान से तो वापस ये ट्राइंगल अगर बनेगा तो उसकी हाइट क्या बनेगी, उसकी हाइट तो ये बनेगी, तो ये रहा। अब आपने ये सारे हाइट वाले पॉइंट को यहाँ पे देखो तो ये बन गया, समझे कि नहीं समझे। इसी तरह से फिर नीचे ये हाइट, ये हाइट, ये सारे अपने अपने ट्राइंगल की वाई है, वाई, अरे हर ट्राइंगल का वो वाई है, वाई ही बता रहा हूं, वाई एक्सिस है ना, वर्टिकल डिस्टेंस, उसी को आप यहाँ प्लॉट करते गए। यहाँ पे सब एक ही जगह पे है, यहाँ पे आप उसको बारी बारी प्लॉट करते गए, तो अल्टीमेटली आपको यहां से ये मिला। अब हम यहां से ये बना देते हैं, क्यों, ये एक वेव एक सर्कल, जिस स्पीड से ये वेव आगे बढ़ेगी उसी स्पीड से घड़ी का कांटा घूमेगा, समझ में आ गया। तो हम एक रोटेटिंग वेक्टर बना देते हैं, रोटेटिंग वेक्टर ही फेजर होता है। अब वो वेक्टर हमने ऐसे वेव को, ऐसी वेव को हमने क्या बना दिया, रोटेट करता हुआ वेक्टर। ऐसे दो चार वेक्टर हो गए, दो चार वेव होगी तो दो चार वेक्टर बनेंगे, उनके बीच का एंगल पता चलेगा, उनके बीच का डिफरेंस पता चलेगा, आप उनको साइमल्टेनियस सॉल्व कर पाओगे। सो एक्चुअली बाय मेकिंग फेजर क्वांटिटीज अ रोटेटिंग वेक्टर, we are we are making this phasor quantity a simple kind of vectors, and now we will solve it as vectors। हो गया काम, हम इसको फिर वेक्टर्स की तरह सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सो ये हो गया हमारे लिए टेंसर क्वांटिटी। आई होप मैं आपको समझा पाया, ठीक है ना। फेजर क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है आप सभी के लिए मैं बताता हूं। फेजर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है ना, फेजर क्वांटिटी, ये वेक्टर हमने रोटेटिंग वेक्टर बना दिया ना, तो ये ऐसे होगा कि ये कितने वेलोसिटी से घूम रहा है ये वेक्टर, है ना। दूसरा, ये फेजर क्वांटिटी जो है वो आपको मैग्नीट्यूड बता देता है। क्या बता देता है बेटा, मैग्नीट्यूड। एंड ऑब्वियसली आपको ये डायरेक्शन भी दे सकता है। तो फेजर क्वांटिटी को आप वेक्टर बना देते हो, रोटेटिंग वेक्टर, तो वेक्टर तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देता है, इसीलिए फेजर क्वांटिटी आपको इस तरह से बिहेव करके हुए दिखती है। आपने एक वेव को एक वेक्टर बना दिया, सोचो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। ओके, किसी भी वेक्टर को अब हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको रेशियो बताया, स्केलर बताया, टेंसर बताया, फेजर बताया। अभी हम बात करेंगे सिर्फ वेक्टर्स के बारे में। आई होप आपको समझा कि ये अलग अलग टाइप की क्वांटिटी है, उसमें से वेक्टर्स की जरूरत क्या है। वेक्टर का फेजर को समझने के लिए वेक्टर की जरूरत है, टेंसर इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ वेक्टर, तो इसलिए वेक्टर को समझना सबसे सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेक्टर समझ जाते हो तो फिर आपको टेंसर भी समझाया जाएगा और फिर आपको फेजर भी समझाया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स का सिंबल जो एफ लिखते हो उसके ऊपर ऐसे बार दे दोगे, एरो, इस एरो को बार बोलते हैं। काफी बार हम ऐसी कैप यूज करेंगे, ऐसा ऊपर एक ट्रायंगल लगाएंगे, उसको हम कैप बोलेंगे, मतलब ऐसा एरो लगाएंगे उसको हम कैप बोलेंगे। समझ में आ गया। अभी हम कोई भी क्वांटिटी को एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, और टाइपिंग करें तो उसको बोल्ड लेटर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देखो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को एक ऐसे एरो से रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिसमें उसका जो ये लेंथ ऑफ द वेक्टर है वो उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा, और ये एरो हेड जो है वो उसका डायरेक्शन बन जाएगा। समझ में आ गया। कोई भी क्वांटिटीज जो होती है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया जाता है उस एरो हेड से। एरो से आपको एरो की लेंथ जो होगी वो आपको बताएगी उसका मैग्नीट्यूड, और एरो का जो ये हेड है वो आपको उसका डायरेक्शन देगा। समझ में आ गया। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एरो से निकाला जाएगा। अब आप ये और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम लेंथ है, लेकिन इनका डायरेक्शन अलग है, तो इस हिसाब से आप उन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। समझ में आ गया। तो ये है एक तरीका वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। अब आपको वेक्टर को लिखना होगा तो आपको समझना पड़ेगा उसके डायरेक्शन देने के लिए। कोई भी वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज अ वेक्टर। कोई भी वेक्टर जो होता है इट इज समथिंग लाइक मैग्नीट्यूड भी हो उसके पास, और उसके पास डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये एक वेक्टर का डेफिनेशन होना चाहिए, राइट। मैग्नीट्यूड इज अ सिंपल नंबर। मैग्नीट्यूड तो आप नंबर से दे दो कि एक नंबर जो होगा वही मैग्नीट्यूड होगा, एक क्वांटिटी। डायरेक्शन कहां से दोगे बाबू, तो डायरेक्शन आप देने के लिए शायद आप वर्ड्स में लिखना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक देखो, स्टैंडर्ड डायरेक्शंस कौन से है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, वाई एक्सिस का डायरेक्शन, जेड एक्सिस का डायरेक्शन, ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन है। तो मैं अगर बोलूं मेरे पास एक वेक्टर है जो ऐसा है, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, आप देख सकते हो यहाँ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। तो 5 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे पता है, मैग्नीट्यूड इज 5 न्यूटन, डायरेक्शन क्या है बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे ही y के अलोंग अगर कोई होगा
तो मैं अलोंग वाई एक्सिस लिखूंगा x की जगह, z के अलोंग होगा तो अलोंग z एक्सिस लिखूंगा x की जगह पे। लेकिन प्रॉब्लम आएगी जब वेक्टर ऐसा हो, इसको क्या बोलूं मैं, कौन सा डायरेक्शन है ये, तभी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए डायरेक्शन देने के लिए हमने एक अच्छी चीज बनाई, तो उसके लिए हमने यूनिट वेक्टर बनाया। तो डायरेक्शन देने का काम ये यूनिट वेक्टर करता है। यूनिट वेक्टर में क्या होता है कि आप जो भी बड़ा वेक्टर है उसको इक्वल हिस्सों में तोड़ दो, उसका जो एक यूनिट बनेगा उसका काम क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शंस देना, और ये होगा हमारा यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया? ये जो हमारे पास में ये अकेला एक उसका एक छोटा सा हिस्सा है ना, वो हो गया यूनिट वेक्टर। मतलब कि आपके पास में एक ये वेक्टर था, आपके पास में एक ये वेक्टर है, ध्यान से देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आपके पास ये पूरा एक वेक्टर है, इस वेक्टर को आपने तोड़ दिया और ये आपको उसका एक एक छोटा सा हिस्सा मिल गया, ये है एक छोटा सा हिस्सा। अब ये है पूरा एक वेक्टर जो ए बार है, उसका आपने एक छोटा सा, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। अभी ये ए कैप बोला जाएगा, ये पूरे वेक्टर का एक छोटा हिस्सा है, यूनिट पार्ट है उसका। जैसे कि समझ लो ये 5 केजी था, 5 केजी को छोटे छोटे कितने इक्वल हिस्सों में तोड़ सकते हो, 1 केजी। 1 केजी को 5 बार बनाओगे तो 5 केजी हो जाएगा। ऐसे ही हमने एक बड़े वेक्टर को एक छोटे वेक्टर में तोड़ा, अब इसी वेक्टर को रिपीट कर करके आप ये बड़ा वेक्टर बना सकते हो। तो ये जो उसका छोटा यूनिट बन गया ना, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड यूनिट ही होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। हम इस तरह से इस वेक्टर को तोड़ेंगे, इसको काम हो गया, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, मैग्नीट्यूड के साथ तो इसको ज्यादा लेना देना। इसका डायरेक्शन की बात करो, इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपको क्या डायरेक्शन दे रहा है, वो अभी आपको ये डायरेक्शन दे रहा है ना, ये एरो ऐसे दे रहा है डायरेक्शन। तो आप इसको एक बार इधर एक बार इधर, तो 1 2 3, वापस बताता हूं, 1 2 3, 3 बार उस यूनिट वेक्टर को रिपीट करोगे तो आपको वापस नॉर्मल वेक्टर मिल गया, क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर था। तो इसीलिए 3 टाइम्स ए कैप आपने लिख लिया यहां पे, 3 1 2 3, 3 बार ए कैप कर दिया तो वापस आपको पूरा वेक्टर ए बार मिल गया। हाँ, ए बार इज 3 टाइम्स ए कैप। अब आपने इसको लिखने का देखो, यहां से आपको तरीका भी मिल गया, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। हे, डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर नाउ। समझ में आ गया कि नहीं? इस तरह से तो हमने अभी कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्शंस दे दिए। जैसे एक्स एक्सिस एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक डायरेक्शन बता दिया, उसको हम आई कैप बोलेंगे। वाई एक्सिस एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन है और उसको हमने बता दिया जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग एक डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर बता दिया, उसको बोल दिया के कैप। तो ये 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हमने बना दिए। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स यानी एक दूसरे से जो परपेंडिकुलर हो, और ये आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज अलोंग वाई एक्सिस, के कैप इज अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, याद रखिए इसको। अब अगर कहीं मुझे लिखना है, कभी भी वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है, एनी वेक्टर is magnitude into direction. Any vector is magnitude into direction. Magnitude, let's say मेरे पास एक वेक्टर है 3 न्यूटन। डायरेक्शन देने का काम हम अभी तक कर सकते थे ऐसे, along x एक्सिस, ये एक तरीका था। 3 न्यूटन along x एक्सिस, ये मेरा एक वेक्टर बन गया। मैं यही चीज को डायरेक्शन देने का काम अगर यूनिट वेक्टर को दे देता हूं, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन आई कैप दे रहा है, तो 3 न्यूटन अलोंग आई कैप, तो 3 आई कैप हो गया। 3 अलोंग एक्स एक्सिस हो गया ना, सेम ही तो मीनिंग, सेम मीनिंग डिलीवर हुआ। सो इसीलिए हम किसी भी वेक्टर को ऐसा बताएंगे, मैग्नीट्यूड टाइम्स उसका डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आई कैप, वाई के अलोंग है तो जे कैप, जेड के अलोंग है तो के कैप। तो अगर मुझे लिखना हो 5 न्यूटन फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, तो यहां कैसे लिखा जाएगा, 5 जे कैप। सिंपल है, y के डायरेक्शन को जे कैप से बता दो। ठीक है, अब आपको 3 डायरेक्शन देने आ गए, x y z। दुनिया का हर डायरेक्शन इन तीनों से दिया जा सकता है। क्यों? इधर है प्लस आई, पीछे है माइनस आई, इधर है प्लस जे, पीछे है माइनस जे, ऊपर है प्लस के, नीचे हो गया माइनस के। आपने ऊपर नीचे आगे पीछे ये 6 डायरेक्शन मैंने बता दिए। अब मुझे ये एक बात बता दो, 3 एक्सिस
मिला के स्पेस बनाते हैं। स्पेस के अलावा चौथी चीज क्या होती है यार? 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है हमारा, उसमें कोई भी पॉइंट को लोकेट करना है वो 3 एक्सिस से लोकेट हो जाता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। We are living in a 3 dimensional world where everything exists in 3 dimension। तो कोऑर्डिनेट 3 होंगे, 3 से ज्यादा कोऑर्डिनेट होते ही नहीं। आपने सुना होगा ना 4th डायमेंशन ये है, 6th डायमेंशन, अरे ऐसा कुछ नहीं अभी तक हमें पता है। हमें पता है 3 डायमेंशन डिस्टेंस मेजर करने के लिए, बाकी चौथा डायमेंशन टाइम है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। 5th डायमेंशन भी हम बोल रहे ग्रेविटी को है, हम वो उतना डेप्थ में नहीं जा रहे, लेकिन हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि ये जो कोई भी लोकेशन बताने के लिए आप 3 डायमेंशन यूज करते हो, लेंथ along x, लेंथ along y, लेंथ along z। समझ में आ गया? तो अगर आप इन तीनों को ही यूज करके कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हो स्पेस में, तो इन तीनों को यूज करके कोई भी पॉइंट का डायरेक्शन भी तो बता सकते हो, इधर 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 ऐसा करके। हाँ, तो अभी हम इनको कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास समझ लीजिए ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट है x, y कोऑर्डिनेट है y, z कोऑर्डिनेट है z। तो हम x along x एक्सिस के along कोई होता है तो i कैप लिखते हैं, y एक्सिस y कोऑर्डिनेट along y एक्सिस तो y के along कोई होता है तो j कैप लिखते हैं, और z कोऑर्डिनेट along z एक्सिस तो z कोऑर्डिनेट के along कोई होता है तो उसको k कैप लिखते हैं। तो हमारे पास आप उसको ए बी सी भी बोल सकते हो, ए along x एक्सिस, बी along y एक्सिस, सी along z एक्सिस, दैट इज नॉट एन इश्यू एज ऑफ नाउ। ओके, मैं उसको x y z ही बोलूंगा अभी के लिए। तो x कोऑर्डिनेट along x एक्सिस मतलब xi कैप, y कोऑर्डिनेट along y एक्सिस मतलब yj कैप, z कोऑर्डिनेट along z एक्सिस मतलब zk कैप। ये सबको ऐड कर दो क्योंकि वो तीनों ऑल टुगेदर एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तीनों साथ में काम कर रहे हैं। दे ऑल थ्री आर वर्किंग साइमल्टेनियसली टू रिप्रेजेंट अ सेम पॉइंट, इसलिए दे आर गेटिंग एडेड। ये भी बताएगा वो पॉइंट को, ये भी बताएगा उस पॉइंट को, ये भी बताएगा इस पॉइंट को, तो ये तीनों मिलके एक पॉइंट बता रहे, इसलिए तीनों को ऐड कर दिया। ये हो गया आपका वेक्टर। ये वेक्टर कहां से बता रहा है? आप मुझे बताइए इस पॉइंट की लोकेशन कहां से आप बता रहे हो? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा ना, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से ये एक्स वाई जेड दूरी पे है, तो ये एक्स वाई जेड जो भी दूरी पे है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मतलब ये वेक्टर भी ओरिजिन से उस पॉइंट का लोकेशन दे रहा है। ये रहा वो वेक्टर ओ से लेके पॉइंट पी तक, तो ओ पी बार है ये। समझ में आ गया? अब लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है 2, वाई कोऑर्डिनेट है 3, जेड कोऑर्डिनेट है 4। अगर आपको ऐसे नंबर्स दिए होते तो 2 कौन सा कोऑर्डिनेट है? एक्स कोऑर्डिनेट ना, वो किसके अलोंग होता है? एक्स एक्सिस, तो 2 अलोंग आई कैप, 2 आई कैप होगा। क्यों? 2 अलोंग एक्स एक्सिस है, 2 आई कैप। फिर 3 वाई कोऑर्डिनेट है, 3 अलोंग जे कैप, ये हो गया ना 3 जे कैप। फिर 4 अलोंग जेड एक्सिस है, मतलब 4 के कैप। और ये 2 3 4 तीनों ऐड होंगे तब एक लोकेशन मिलेगी और वो ये होगी। तो आप ओपी बार अभी इस तरह से लिखोगे जो आपको 2i प्लस 3j प्लस 4 के बता रहा है। अब इसमें आपने ये मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन में, ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन में बता दिया। समझ में आ गया? अब आप इस वेक्टर को एक्स एक्सिस में इतना डायरेक्शन, वाई एक्सिस में इतना डायरेक्शन, जेड एक्सिस में इतना डायरेक्शन डालोगे तो आपको ये डायरेक्शन मिलेगा। मतलब आपने कोई डायरेक्शन इन्वेंट कर लिया, आपने एक मस्त वाला डायरेक्शन निकाल लिया, आपने एक अच्छा वाला डायरेक्शन पता कर लिया जहां पे x को 2 बार यूज करके, y को 3 बार यूज करके, z को 4 बार यूज करके आपको ये डायरेक्शन मिल गया। नहीं समझा क्या? हाँ कि ना? अब आप बोलोगे सर इधर x को 4 बार, y को 6 बार और z को 8 बार, मतलब इस पूरे वेक्टर को डबल कर दोगे फिर भी डायरेक्शन यही रहेगा। जी हाँ, इसको डबल करो, ट्रिपल करो, 4 बार करो, 5 बार करो, यही डायरेक्शन रहेगा। इसलिए हम इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल लेंगे। इस ओपी बार का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? इस ओपी बार को इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड होते ही इस वेक्टर को हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमें सिर्फ इस डायरेक्शन के अलोंग एक छोटू सा वेक्टर मिल जाएगा और वो छोटू सा वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर। अगली बार आपको इस लाइन के अलोंग कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना हो तो वो छोटा सा वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार ऐसे। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने सीखिए। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने सीखिए। एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और फिर रूट कर लीजिए सबको ऐड करके। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर सबको ऐड किया और रूट ले लिया। आंसर इज रूट ऑफ 29। तो अभी आपको
पता चल चुका है कि ये मैग्नीट्यूड √29 है। तो आप कोई भी वेक्टर, अगर OP बार एक वेक्टर है तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर OP कैप लिखते हो, और ये हो गया यूनिट वेक्टर, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड OP लिखो सिर्फ, या OP बार का मैग्नीट्यूड, ऐसे दो एरो लगाओ फिर ऐसे दो लाइन बना दो, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोई भी वेक्टर हो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से। मुझे बताइए डायरेक्शन कौन दे रहा है? यहां डायरेक्शन देने का काम यूनिट वेक्टर करता है, इसलिए कोई भी वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन की जगह क्या आएगा बेटा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। समझ में आ गया? अब आपको मैग्नीट्यूड चाहिए था, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला समझा? सारे कोऑर्डिनेट को स्क्वायर करो और ऐड करके रूट ले लो, मैग्नीट्यूड निकल गया। आपको वेक्टर तो पता ही था, क्या था वेक्टर? 2i + 3j + 4k। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू गिव यू यूनिट वेक्टर। तो मैंने आपको बताया ना कि हमने x डायरेक्शन को 2 बार यूज किया, 2i, 3j मतलब y डायरेक्शन को 3 बार यूज किया, और 4k मतलब z डायरेक्शन को 4 बार यूज करके एक मस्त सा वेक्टर बना लिया जो एक्चुअली यहां है। अब ये वेक्टर जो हमने बनाया उसमें ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका यूनिट वेक्टर काम करेगा। वो यूनिट वेक्टर होगा टोटल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और आपको एक बार ये यूनिट वेक्टर मिल गया ना, आपने एक नया डायरेक्शन इन्वेंट कर लिया जो ये है। तो आप इसी तरह x का i कैप, y का j कैप, z का k कैप, ये तीनों को यूज करके कोई भी डायरेक्शन बना सकते हो। अब वो वेक्टर पता कर लीजिए, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, उसको वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लीजिए, तो ये मिल जाएगा। और ये आपने एक न्यू डायरेक्शन इन्वेंट कर लिया जो यहां है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वेक्टर्स के अंदर इसके आपको जो 2 3 4 दिख रहा है वो उनके मैग्नीट्यूड नहीं है, इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट है मैग्नीट्यूड। मतलब इस वेक्टर की जो लेंथ है ना, वो √29 का जो भी नंबर आएगा उससे बनेगी, उतनी लेंथ है उसकी। इसकी लेंथ कितनी है? √29। इसका डायरेक्शन कितना है? तो ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालोगे ना, वेक्टर डिवाइड में मैग्नीट्यूड करके, वो उसका यूनिट वेक्टर है। टोटल वेक्टर कितना है? तो 2i + 4 3j + 4k, ये उसका वेक्टर है। समझ में आ गया? अभी आपको सब कुछ इसके बारे में समझ आ चुका है। इसीलिए वेक्टर्स अलग से डील किए जाते हैं क्योंकि उनका नेचर ऐसा होता है। तो वेक्टर्स को एडिशन करने के लिए सिंपल 2 + 3 2 - 3 ऐसा नहीं करते, उसके लिए हम अलग से लॉस पढ़ते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ। और इसी तरह से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए भी हम अलग से चीजें पढ़ते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के भी दो अलग अलग तरीके, एक को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, एक को क्रॉस बोलते हैं। क्या है ये सब हम डेफिनेटली इसी चैनल के ऊपर डिटेल में जानेंगे। तो आई होप आपको मैं पूरा डिटेल में समझा पाया कि वेक्टर्स क्या है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम स्केलर, टेंसर एंड फेजर, एंड हाउ वी कैन यूज वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे बताया जाता है, वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे होता है। अब वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, कौन से टाइप्स के होते हैं, ये सब हम कभी और क्लास में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे एम्बाइब ऐप के ऊपर रेगुलर बैच चालू है आपके लिए, आप जरूर वहां पे आइए। मैं आपको बताता हूँ क्लास 11 के रेगुलर सेशंस एम्बाइब ऐप के ऊपर होते हैं, मेरे भी सेशन होते हैं वहां पे। ऑलरेडी मैं इस वेक्टर्स को खत्म कर चुका हूं, तो आप मतलब खत्म करने आया हूं, तो आप वहां पे मेरे लाइव क्लासेस देख सकते हैं। मैं अगला चैप्टर ग्रेविटेशन शुरू भी करूंगा, ठीक है। और ऑलरेडी गिरीश सर आपको दूसरे चैप्टर्स भी पढ़ा रहे हैं। तो आप देखिए एम्बाइब ऐप के ऊपर होम पे जाना है, होम पे आपको एम्बाइब लाइव क्लासेस मिलेगी। एम्बाइब लाइव क्लासेस के अंदर आपको सिंपली यहाँ मिलेगा ये सारा क्लासेस। देखो मेरा वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन के ऊपर क्लास है, ये होने वाला है मेरा 31 जुलाई। आप इसे जरूर इस क्लास में एनरोल कर लीजिएगा रजिस्टर नाउ करके। बाकी ये सारी क्लासेस यहाँ पे होती रहती है, आप जरूर इन क्लासेस को रजिस्टर करके देख सकते हैं। देखो ये अमेजिंग क्लासेस हुई है, सारी डिटेल में सारे सब्जेक्ट की हो रही है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू एम्बाइब ऐप के ऊपर हमारे लाइव क्लासेस को अटेंड करें। और आई होप कि आपने अभी तक तो एम्बाइब लेंस ऐप डाउनलोड कर ही लिया होगा। स्टूडेंट्स का काफी फेवरेट है ये ऐप, क्योंकि वो कुछ भी चीजों को स्कैन करके उसको 3D में सीख सकते हैं एम्बाइब लेंस के ऊपर। सो आई होप अभी आपके लिए ये सेशन बहुत फ्रूटफुल रहा। इसमें आपने काफी डिटेल में वेक्टर्स को जाना, वेक्टर्स में आई जे के का मतलब क्या होता है, और वो तीनों मिला के आपको कैसे कोई रैंडम डायरेक्शंस बता सकते हैं।
आई होप आपको समझा। सो इसी तरह हमारे साथ पढ़ते रहिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। दिस वीडियो इज फ्री। एमबाइब ऐप के ऊपर जो एमबाइब लाइव क्लासेस होती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर आइए वहां पे। आई इनवाइट ऑल ऑफ यू, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं एमबाइब ऐप के ऊपर एमबाइब लाइव क्लासेस में। तब तक के लिए कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.